आज इस वीडियो में 18 नवंबर 2024 को संपन्न हुए परख मार्क टेस्ट के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मार्क टेस्ट के सही विकल्प का पहचान करना ही नहीं, बल्कि आगामी आने वाले टेस्ट के लिए बच्चों को तैयार करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विज्ञान विषय से। पहला प्रश्न है, धरती का श्रृंगार किससे होता है? तो देखिए सही उत्तर होगा पेड़ से। पेड़ पौधे है तभी हमारा धरती सुंदर दिखता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा पेड़ से। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यौगिक है पानी, जिसका सूत्र होता है H2O। तीसरा है, कार्बन का संकेत C है। कैल्शियम, क्लोरीन तथा तांबा का संकेत क्रमशः क्या होगा? तो देखिए कैल्शियम का Ca होता है, क्लोरीन का Cl और तांबा का Cu होता है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा CaCl और Cu। चौथा प्रश्न है, एक आपतित किरण दर्पण के साथ 32 अंश का कोण बनाते हुए आपतित होती है तो उसका परावर्तन कोण कितना होता है? हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। चूँकि आपतित किरण 32 अंश कोण के साथ बनाता है, तो इसलिए परावर्तित किरण भी 32 अंश का कोण बनाएगा, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 32 अंश। पांचवा प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु है। तो पीतल मिश्र धातु किससे किससे मिलकर बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा कॉपर एवं जिंक। बहुत से बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है कि कॉपर एवं टिन और कॉपर एवं जिंक में डाउट होता है। कॉपर एवं टिन के मिश्रण से कांसा बनता है, जबकि कॉपर एवं जिंक के मिश्रण से पीतल बनता है। तो सही उत्तर हो जाएगा कॉपर एवं जिंक। छठवां नंबर के प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है? तो सार्वत्रिक विलायक कहलाता है जल। अब यहाँ पर है सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो यहाँ पर बहुत से बच्चों को थोड़ा समझने में दिक्कत होता है कि आप उत्तोलक के बारे में पढ़े हैं। उत्तोलक 3 प्रकार का होता है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी। अब यहाँ समझने का प्रयास करते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या है। यहाँ पर 3 बिंदु होता है, एक होता है भार, दूसरा बिंदु होता है आलम्ब और तीसरा बिंदु होता है बल। यदि आलम्ब मध्य में हो और बल एक किनारे में हो, एक सिरे पर हो, तो यहाँ पर प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बनता है। जैसे कि कैंची का जो आलम्ब है उसका पेंच जो बीच में होता है और किनारा में उसमें बल लगता है, इसलिए वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहलाता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का इस प्रकार से है कि आलम्ब एक किनारे पर होता है और भार और बल एक किनारे पर लगता है और भार बीच में होता है। तो इस प्रकार के उदाहरण हम देखते हैं सरौते में जो पेंच होता है वो एक किनारे में होता है, जबकि बल हम दूसरे किनारे में लगाते हैं। तो इसलिए सरौता द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। इसी प्रकार से तृतीय श्रेणी के उत्तोलक किसे कहेंगे? इसमें आलम्ब किनारे पर होता है और बल बीच में लगता है, जैसे कि उदाहरण है चिमटा का। हम चिमटा में बीच को दबा करके बीच में बल लगाते हैं, इसलिए वो चिमटा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो किसी भी प्रकार से भविष्य में प्रश्न आए तो हम इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो अभी जो 7वां जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी। आइए 8वां प्रश्न पर देखते हैं, तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? हम आसमान को देखते हैं तो तारे टिमटिमाते हैं, इसका मुख्य कारण है अपवर्तन। तारे के जो प्रकाश है हम तक पहुंचने में वायुमंडल के जो हवा है उस पर अपवर्तित होकर के हमारे तक पहुंचता है, जिसमें से कुछ तारों से निकलने वाले जो प्रकाश है हम तक नहीं पहुंच पाते और कुछ पहुंचते हैं, जिसके कारण से हमें वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो इस प्रकार से तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन है। 9वां प्रश्न है, कौन सी वायुमंडलीय गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? तो आप सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। तो सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 10वां प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश लगभग कितना समय लेता है?
तो ये है 8 मिनट। अगला प्रश्न है, हिपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हिपेटाइटिस में हमारा यकृत प्रभावित होता है, इसमें यकृत में सूजन आ जाता है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा यकृत। 12वां प्रश्न है, चूहा अनाज खाता है, चील चूहे को खाती है, यहाँ चील है। तो यह देखिए यहाँ पर उपभोक्ता यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो अनाज यहाँ उत्पादक है और अनाज को जो खाने वाले हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अनाज को कौन खाता है? चूहा। और फिर चूहा को खाने वाला द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। तो चूहा को कौन खाता है? चील। इसलिए चील क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, द्वितीयक उपभोक्ता। 13 नंबर के प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी? अर्थात अम्ल होगी कि क्षार होगी कि उदासीन होगी? तो यह आप यहाँ पर एक सूत्र पढ़े होंगे, अनिला छलानी, अर्थात अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, अनिला अर्थात जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाएगा? अम्ल। इसी प्रकार से क्षार के लिए सूत्र है छालानी, अर्थात क्षार है लाल को नीला करता है। तो ये हमें याद रखना है, किसी भी प्रकार से प्रश्न इसको पूछ सकते हैं। 14 नंबर के प्रश्न है, हमारे शरीर में किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो बहुत से बच्चे यहाँ पर वृक्क ऑप्शन लिख देते हैं। तो हमारे शरीर में किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो सही उत्तर है यकृत। अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य यकृत करता है और फिर उस यूरिया को छानने का काम हमारा वृक्क करता है। तो यहाँ पर 14 का सही उत्तर हो जाएगा यकृत। 15 नंबर के प्रश्न है, सोलर कुकर सूर्य के प्रकाश की किन विकिरणों से गर्म होता है? तो याद रखना ये है अवरक्त विकिरण के द्वारा। सूर्य से आने वाले जो प्रकाश किरण है उसके तीव्रता को कम करके ये क्या करता है? अंदर के तापमान को बढ़ा देता है और इसका कारण है अवरक्त विकिरण। अब हम आते हैं विज्ञान के पश्चात सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान के प्रश्न है, 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के जिस नाम से जानते हैं, इसी प्रकार से 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा और 0 को विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा। 17 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसी समय हुआ है, तो यह है 1945। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत के 3 युद्ध लड़ा गया था, तीनों को याद रखना है। प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 को, ये युद्ध हुआ था बाबर एवं अब्राहम लोदी के बीच में। द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में और ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजयी रहे। और तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था, ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो हमें केवल द्वितीय पानीपत का द्वितीय युद्ध को ही याद नहीं रखना है, बल्कि तीनों को याद रखना है। तो इस प्रकार से इसको याद रखना है। 1900 नंबर के प्रश्न है, भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। 20 नंबर के प्रश्न है, मौसम संबंधी परिवर्तन किस मंडल में होते हैं? जितने भी मौसम परिवर्तन होता है ये क्षोभ मंडल में होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, क्षोभ मंडल। 21वां प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो हम जानते हैं कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु होना चाहिए 25 वर्ष और लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष ही है। अगला है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। 23वां नंबर के प्रश्न है, बाल शोषण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि बाल दिवस को ही बाल शोषण दिवस के रूप में भी
इसी को ही सही मान लेते हैं। तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि बाल शोषण दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 24 नंबर का प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का देखा जाए तो ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला, और ये दक्षिण अमेरिका में है। और भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत है, जो लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये भारत का है, और विश्व में देखा जाए तो एंडीज पर्वत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। 25 नंबर के प्रश्न है, जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो जब भारत का संविधान बना उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, और वर्तमान में अभी 6 है। तो एक है संपत्ति का अधिकार, जिसको समाप्त किया गया है। तो जिस समय संविधान बना उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। 26वां नंबर का प्रश्न है, जो पुरानी बसाहटों को खोदकर उनके तथ्यों के बारे में पता लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ये कहलाते हैं पुरातत्ववेत्ता। 27 नंबर प्रश्न है, जनप्रतिनिधि का अर्थ है? तो आप जानते हैं जनता के द्वारा निर्वाचित जो व्यक्ति होता है वो कहलाता है जनप्रतिनिधि। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा निर्धारित क्षेत्र से वयस्क मताधिकार द्वारा चुना गया व्यक्ति जनप्रतिनिधि कहलाता है। अगला है 28वां नंबर प्रश्न है, जिलाधीश को क्या कहा जाता है? तो जिलाधीश को कहा जाता है जिला दंडाधिकारी, इसी को कलेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो जिलाधीश, जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर तीनों एक ही पद का नाम है। 29 नंबर का प्रश्न है, सार्वजनिक संपत्ति का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं रेल सार्वजनिक संपत्ति है, जिसका सरकार जिसका नियंत्रण करता है। 30वां नंबर का प्रश्न है, कौन सा बच्चों को प्राप्त अधिकार नहीं है? तो मनोरंजन का अधिकार है, आवास का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन मारने का अधिकार नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, मारने का। अब हम आते हैं गणित के बारे में। चलिए गणित में आते हैं। 31 नंबर के प्रश्न है, Q के किस मान के लिए परिमेय संख्या P/Q परिभाषित नहीं है? तो हम जानते हैं Q 0 के रूप में नहीं होना चाहिए, तो परिभाषित कौन नहीं है? Q बराबर 0। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 31 का C, अर्थात बटे में 0 नहीं आना चाहिए, तभी हम उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिभाषित नहीं है, इसीलिए Q बराबर 0 के रूप में, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा C। अब यहाँ पर दिया है 32वां प्रश्न, त्रिभुज ABC में AB बराबर 3.1 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर तथा CA बराबर 5.2 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ा कोण होगा। कौन होगा सबसे बड़ा कोण? तो चलिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक त्रिभुज है ABC है, सबसे बड़ी भुजा है AC जो कि 5.2 सेंटीमीटर है, दूसरा भुजा है BC 4.5 सेंटीमीटर, और सबसे छोटा भुजा है 3.1 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज का नियम कहता है कि जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसका सम्मुख कोण सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर AC का सम्मुख कोण B है, इसलिए सबसे बड़ा कोण B होगा। 33 नंबर के प्रश्न है, किसी कोण का मान 50 अंश है तो पूरा कोण का मान क्या होगा? हम जानते हैं कि दो कोणों का योगफल यदि 90 होता है तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाता है। तो यहाँ पर 50 में क्या जोड़ें कि 90 हो? तो 50 में हम 40 जोड़ेंगे तो 90 होगा, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 40, अर्थात 40 का पूरक कोण 50 और 50 का पूरक कोण 40 कहलाता है। इसके बाद आते हैं 34वां नंबर के प्रश्न, ताश की गड्डी से एक बेगम निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप प्रायिकता के बारे में पढ़े होंगे। इसकी प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में बेगम की कुल संख्या होता है 4, और ताश तो ये हो जाएगा अनुकूल घटनाओं की संख्या 4, और ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या होता है 52। तो हम इसको 4/52 करेंगे तो ये प्राप्त होगा 1/13, इसलिए प्रायिकता हो जाएगा 1/13। 35 नंबर के प्रश्न है,
निम्न में समीकरण नहीं है। तो आप जानते हैं कि समीकरण के लिए शर्त है इसमें चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए और बराबर का चिन्ह होना चाहिए। ये तीनों में से कोई गायब रहता है तो हम उसे समीकरण नहीं कहेंगे। देखते हैं इसमें देखते हैं चर 1 है, अचर 7 4 10 है, लेकिन इसमें बराबर के चिन्ह नहीं है, इसलिए ये समीकरण नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्न बंटन से बहुलक का चयन करें। बहुलक किसे कहते हैं? जिस आंकड़े की आवृत्ति सबसे अधिक होता है, अर्थात जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको हम बहुलक कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 बार आया, अधिकतम 5 बार आया है, इसलिए यहाँ पर बहुलक हो जाएगा 4। 37 नंबर का प्रश्न है, जब व्यंजक में कोष्टक एवं गणितीय संक्रियाएं साथ साथ दी गई हो तो प्रश्न हल करने के लिए सही क्रम चुनाव कीजिए। तो इसके लिए ये नियम है बोर्डमास का नियम जिसको कहते हैं। तो ये बोर्डमास क्या हो जाएगा? BODMAS बोर्डमास का नियम कहलाता है, जहाँ पर B का अर्थ होता है ब्रैकेट। अगर हमें हल करना हो तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद है O मतलब आप का मतलब है का, जैसे का दिया रहेगा उसको हल करना है। D का अर्थ होता है डिवीज़न अर्थात भाग देना है, और M का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन गुणा करना है, और A का मतलब है एडिशन जोड़ना, और S का मतलब है सब्सट्रैक्शन अर्थात घटाना। तो ये हल करने का सही क्रम है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा A बोर्डमास। 38 नंबर के प्रश्न है, 125 गुणित 625 को हल करने में घातांक का कौन सा नियम उपयोगी है? तो यहाँ पर देखिए हम इसको 125 को आप देख पा रहे हैं, 125 गुणित 625 को हम घात के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 का घात 3 गुणित 5 के घात 4। तो ये देखिए इस प्रकार से सूत्र प्राप्त हो जाता है, 1 का घात m गुणित 1 का घात n बराबर 1 का घात m धन n। ये फार्मूला लग जाता है, फिर जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 5 का घात 7। तो इस प्रकार से सही जो हमारा इसमें ऑप्शन आएगा 1 का घात m गुणित 1 का घात n बराबर 1 का घात m धन n, ये फार्मूला लग रहा है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन यही रहेगा। 39 नंबर के प्रश्न में आते हैं, बिंदु 07 निम्न में कहाँ स्थित है? यदि हम इसको ग्राफ में खींचते हैं तो ये जैसे कि आप ग्राफ देख पा रहे हैं कि 07 x अक्ष में 0 और y अक्ष में 7वां बिंदु आ रहा है, तो ये कौन सा अक्ष में आ रहा है? y अक्ष में, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा B y अक्ष पर। 40वां नंबर के प्रश्न है, एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 अंश है, बहुभुज में है कितने भुज है? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, बहुभुज द्वारा आंतरिक कोण बराबर होता है n-2 गुणित 180। यहाँ पर n बराबर हम अगर 8 करते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा 8 ऋण 2, ये 6 आ जाएगा, और इसमें 180 का गुणा करते हैं तो ये 1080 प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 8 भुजाएँ। 8 भुजाओं के अंतःकोणों का योगफल हो जाएगा 1080। 41वां नंबर के प्रश्न है, 5 के घात 0 3 के घात 0 गुणित 4 के घात 0 गुणित 3 के घात 0 का मान होगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1 के घात 0 का मान होता है 1, तो यहाँ 5 के घात 0 का मान 1 होगा, और 3 के घात 0 का मान 1 होगा, 4 के घात 0 का मान 1 होगा, और 3 के घात 0 का मान 1 होगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे तो 1 धन 1 गुणित 1 धन 1 प्राप्त होगा, और सबको हम हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा 3, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन B 3। 42 नंबर के प्रश्न में जाते हैं, किसी संख्या में 119 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, उसी संख्या में यदि 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? इस प्रकार से गणित को हल करने में बच्चों को दिक्कत होता है, इसके लिए एक ट्रिक है, ये ट्रिक मैं बताता हूँ। आप यहाँ पर देखिए 119 में हम 17 का भाग देते हैं तो क्या भाग जाता है कि नहीं जाता है? चला जाता है, 17 सत्ते 119 भाग चला जाएगा। अब हमें क्या करना है? शेषफल में 17 का भाग देकर देखना है। तो शेषफल में 17 का भाग देते हैं तो 17 एकम 17, फिर 19 में 17 घटाते हैं तो 2 प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर सही आप आ जाएगा 2।
अर्थात उसी संख्या को अगर 17 से भाग दे देते हैं तो भागफल 2 प्राप्त भाग देते हैं तो शेषफल 2 प्राप्त होगा। तिरालीस नंबर के प्रश्न में आते हैं, वह संख्या क्या होगी जिसे 4 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 42 अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर एक समीकरण से के फार्मूला से बना हुआ है, यहाँ पर हम हल करते हैं। माना वह संख्या x है और फिर प्रश्नानुसार बन जाएगा 4x बराबर x धन 42 और इसको हम हल करते हैं, पक्षांतर करने के पश्चात x बराबर 14 आएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 14। 44 नंबर के प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग की परिभाषा आप जानते हैं, किसी संख्या का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करने के पश्चात 2-2 का जोड़ा बन जाते हैं, वो पूर्ण वर्ग कहलाता है। और अगर जोड़ा नहीं बनते हैं तो पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 525 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो ये प्राप्त होता है 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 7, अर्थात यहाँ पर 3 और 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए 525 पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब इसमें 45 नंबर के प्रश्न में आते हैं, यदि x धन y बराबर 5 है और x इंटू y बराबर है 6 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें एक ऐसे फार्मूला लेते हैं जिसमें x प्लस y भी आ जाए, x इंटू y भी आ जाए और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भी आ जाए। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यदि हम यहाँ पर x प्लस वाई का मान 5 रखते हैं और xy का हम मान 6 रखते हैं और हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्राप्त होगा 13, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 13। तो आइए इसके पश्चात अंतिम जो सब्जेक्ट है उसमें आते हैं हम हिंदी में। तो चलिए 46 नंबर के प्रश्न है, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो ये कहलाता है विशेषण। 47 नंबर के प्रश्न है, संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं संज्ञा के बदले के आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी सर्वनाम। 48 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि से वर्ण बनता है, वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है। तो सबसे छोटी इकाई कहा जाए तो है ध्वनि। 49 नंबर के प्रश्न है, कौन सा स्वर दीर्घ वर्ण नहीं है। तो आप दीर्घ वर्ण किसको कहेंगे। आ के मात्रा, बड़े ई के मात्रा, बड़े ऊ के मात्रा, ए के मात्रा, ऐ के मात्रा, ओ के मात्रा, औ के मात्रा, ये दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। तो इसमें से देखा जाए तो दीर्घ वर्ण नहीं है, वो है ऋषिक्री। ये लघु वर्ण है, ये दीर्घ वर्ण नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऋषिक्री वाला डी। 50वां नंबर के प्रश्न है, वे कौन से शब्द है जो संस्कृत के है और ज्यों का त्यों हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं। तो वो कहलाता है तत्सम शब्द। तत्सम संस्कृत के शब्द को तत्सम कहते हैं और जो तद्भव है वो हिंदी के शब्द है और देशज है अपना क्षेत्रीय भाषा है वो देशज कहलाता है और सभी का मिक्स कहलाता है ये है संकर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा तत्सम जो संस्कृत के शब्द हैं। 51 नंबर के प्रश्न में आते हैं, कौन सा वायु का पर्यायवाची नहीं है। तो वायु का पर्यायवाची है समीर, बयार और अनिल। तो यहाँ पर नहीं है कलेवर। तो सही उत्तर हो जाएगा ए कलेवर। 50वां नंबर के प्रश्न है, किसी भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त संकेत को कहते हैं। तो ये कहलाते हैं किसी भाषा के लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त संकेत को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अक्षर के द्वारा हम संकेत को व्यक्त करते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। 53 नंबर के प्रश्न है, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर जो नया शब्द बनाते हैं वो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है संकर शब्द। 54 जो शब्द उल्टा अर्थ रखते हैं कहलाते हैं विलोम शब्द। तो पहला ए हो जाएगा विलोम शब्द। 55 भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है
परंतु शब्दों के अंत में लग नया शब्द निर्माण होता है तो ये कहलाता है प्रत्यय। किसी शब्दांश के अंत में जुड़ने वाले जो शब्दांश है वो कहलाता है प्रत्यय। स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो उसका शब्द निर्माण करता है तो यह है प्रत्यय। इसी प्रकार से अगर हम शुरू में जोड़ते हैं तो कहलाता है उपसर्ग। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यय। 56 नंबर का प्रश्न है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी संधि। 57 नंबर प्रश्न है, जो शब्द किसी कार्य को करने या होने की अवबोध कराता है उसको कहते हैं क्रिया। 58 नंबर का प्रश्न है, वाक्य की समाप्ति पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो आपको पता है पूर्ण विराम। 59 नंबर का प्रश्न है, जिसकी उपमा न दी जा सके इसके लिए एक शब्द है तो ये कहलाता है अनुपम। और 60वां नंबर और अंतिम प्रश्न है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद लोकोक्ति के लिए क्या सही अर्थ है? तो इसके लिए सही अर्थ है मूर्ख व्यक्ति गुणों के लिए मूर्ख व्यक्ति गुणों को नहीं पहचानता। मूर्ख व्यक्ति गुणों को नहीं पहचानता, ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से 18 नवंबर 2024 को संपन्न हुए परख मॉक टेस्ट का ये प्रश्न मैंने विस्तार से आप सभी को समझाया है। तो इसी प्रकार से आप अभ्यास करेंगे और आगामी जो मॉक टेस्ट है और यदि आपका विद्यालय चयन होता है तो 4 दिसंबर को होने वाले पूरे राष्ट्रीय स्तर पर परख सर्वेक्षण में आप अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो मैं समस्त शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि ये वीडियो आप अपने विद्यालय के बच्चों को बताइए ताकि उनका परख का अधिक से अधिक अभ्यास हो सके। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।